हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हुसैन चंद दुरेजा और आपके साथ लेके आया हूं एक नई वीडियो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपके पास फाइनेंस करने के एक बहुत बड़ा सा थीम है, अगर आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड आपके लिए एक लंबे समय के अंदर एक बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम आपके साथ इस वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आपको हमेशा हमेशा म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहा होगा कि कभी कभी म्यूचुअल फंड में लिखा होता है सेक्टोरियल फंड, कभी लिखा होता है स्मॉल कैप फंड, कभी लिखा होता है मिड कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लैक्सी कैप, इंडेक्स फंड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन्हीं सभी को हम लोग मिक्स करके बेसिकली आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में बने रहना चाहते हैं तो उसकी नॉलेज के साथ ही इसके अंदर बने रहना जरूरी है। तो हम आपके साथ बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। राइट तो हमने इस टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड को डिफरेंट डिफरेंट तरह से कैटेगरी से बांट दिया है। अगर जिस तरह से एक क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं और उन स्टूडेंट्स को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वे में बांट सकते हैं। मैंने कहा बॉयज गर्ल्स, राइट। मैंने कहा हाइट के हिसाब से उसी उसी क्लास के स्टूडेंट्स को हम लोग कैसे बांट सकते हैं, 5 फीट से कम, 5 फीट से ज़्यादा। इसके अलावा हम लोग वेट के अकॉर्डिंग भी बांट सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बांट सकते हैं मार्क्स के हिसाब से कि स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं जिनके 50% से ज़्यादा आए हैं या जिनके 50% से कम आए हैं। तो हम लोग सेम क्लास के स्टूडेंट को डिफरेंट डिफरेंट वे में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग म्यूचुअल फंड्स को भी सेम म्यूचुअल फंड को डिफरेंट वे में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी हमने डाली है फ्रॉम टैक्स सेविंग एंगल, और हमने कहा है कि टैक्स सेविंग के एंगल से हमारे म्यूचुअल फंड दो तरह के होते हैं। वन इज टैक्स सेवर फंड्स एंड द सेकंड इज नॉन टैक्स सेवर फंड। जो हमारे पास ये टैक्स सेवर फंड्स हैं, इनको हम लोग एक दूसरा नाम भी देते हैं। इसको हम लोग एक दूसरा नाम देते हैं, दैट इज ELSS। ELSS दैट इज बेसिकली इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। डिटेल में हम आपके साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग नाम जान रहे हैं कि हमारे टाइप्स ऑफ फंड्स के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी को हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रॉम रिस्क एंगल। हमने कहा रिस्क एंगल से हमने इसको बेसिकली 3 तरह से बांट दिया है। वन इज इक्विटी फंड्स, सेकेंड इज डेब्ट फंड एंड थर्ड इज बैलेंस फंड। राइट, इसको हम लोग कभी कभी हाइब्रिड फंड भी बोल देते हैं। और फर्दर और आगे डिस्कस करते हैं। एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग इसको 3 तरह से बांटते हैं। मेनली ये 2 ही होता है, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। बहुत 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 रेयर केस में आपको इंटरवल फंड्स भी मार्केट में दिखेंगे। मीनिंग जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको मीनिंग नहीं पता चलेगा तब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और आपके म्यूचुअल फंड में कुछ भी वर्ड लिखा हुआ है, अगर आपको मीनिंग नहीं मालूम तो आप हमेशा हमेशा हेजिटेट करेंगे उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज ये आपकी हार्ड अर्न मनी है ना। सो फ्रॉम द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड में लिखा होता है डिविडेंड ऑप्शन, ग्रोथ ऑप्शन, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एंड बोनस यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने इनकम एंगल से हमने इसको 4 हिस्सों में बांटा है। हालांकि हमारे इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट 3 कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में हम लोग आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट अस टॉक अबाउट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, दैट इज फ्रॉम टैक्स सेविंग एंगल, दैट इज टैक्स सेवर फंड एंड नॉन टैक्स सेवर फंड। जैसे कि आपको मालूम है कि अगर आपका इनकम टैक्स अगर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो इनकम टैक्स में एक सेक्शन 80C है। उस 80C के अंडर आपको 1,50,000 का रिबेट मिलता है। राइट, और ये रिबेट तब मिलता है जब आप कुछ स्पेशल कैटेगरी में अपने अमाउंट को यूज़ करें, इन्वेस्ट करें। ये आपको शायद याद होगा, PPF के अंदर अगर आप पैसा लगाएं तो आपको 80C मिलेगा। इसके अलावा आप जो है रेंट पे करेंगे, हाउस रेंट, तो भी यहाँ पे यूज़ होगा। अगर आप ट्यूशन फीस पे करेंगे तो ट्यूशन फीस के अंदर भी ये अमाउंट 80C का आपको मिलेगा। इसके अलावा एक यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप हमारे स्पेशल कैटेगरी ऑफ द फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो कैटेगरी जो कि बेसिकली
ELSS से बिलोंग करती है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, तो भी आप ATC का 1,50,000 की जो डिडक्शन है वो आप क्लेम कर सकते हैं। मीन्स सपोज दैट कि हमारा एक म्यूचुअल फंड है जो कि ELSS स्कीम के अंडर है और उसमें आपने सपोज करो 20,000 रुपीज़ का अमाउंट इन्वेस्ट किया, तो आप ATC के अंडर 1,50,000 में से 20,000 के लिए आप जो है रिबेट डिडक्शन ले सकते हैं, राइट। अब ये ELS होता क्या है? ELSS के अंदर, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के अंदर, जब भी कोई भी म्यूचुअल फंड होता है तो वहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट 3 साल के लिए लॉक कर दी जाती है। लॉक करने का मतलब ये है कि आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद 3 साल तक अपने पैसों को विड्रॉ नहीं कर सकते, राइट। तो जितने भी हमारे ELSS हैं उसमें लॉक इन पीरियड है, और लॉक इन पीरियड यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं दैट इज बेसिकली 3 इयर्स। और अगर आप FD में भी इन्वेस्ट करेंगे, आपको शायद मालूम होगा कि FD में भी आप ATC की डिडक्शन ले सकते हैं। स्पेशल FD ATC पर्पस के लिए भी फॉर्म की गई है, जहां पर कि जो टाइम पीरियड है वो 5 इयर्स का है, जबकि ELS स्कीम के अंदर सबसे कम टाइम पीरियड लॉक इन का है, दैट इज ओनली एंड ओनली 3 इयर्स, राइट। क्या सभी के सभी म्यूचुअल फंड जो हैं वो ATC का बेनिफिट देते हैं? बिल्कुल नहीं। सिर्फ और सिर्फ वो म्यूचुअल फंड ELS यानी कि ATC का बेनिफिट देते हैं जो कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम से रिलेट करते हैं। तो जब भी आप लाइक एग्जांपल के फॉर्मेट में HDFC टैक्स सेवर फंड है, लाइक एक्सिस इक्विटी फंड है, मोतीलाल ओसवाल टैक्स सेवर फंड है, इस तरह से अगर तो टैक्स सेवर फंड लिखा हुआ है तो वो आपका ELSS के अंडर ही अराइज होता है। तो 3 साल के बाद क्या ऐसा होगा कि जब 3 साल खत्म हो जाएंगे तो पैसा आपके अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। 3 साल का तो लॉक इन है, मतलब आप जो है अगर T0 पर आप 20,000 रुपये का अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल तक तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते, बट 3 साल के बाद आप जब मर्जी विड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी 20,000 की वैल्यू अगर म्यूचुअल फंड में 30,000 40,000 हो गई है आफ्टर 3 ईयर, तो इसके बाद आप म्यूचुअल फंड को जब भी इंस्ट्रक्शन देंगे तो विद इन अ वीक वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आई थिंक क्लियर। सो दिस इज ELSS। तो जहां पर भी 3 साल का लॉक इन पीरियड है और वो फंड जो है वो ELS कैटेगरी का है, तो आपको जो है टैक्स सेविंग का बेनिफिट, ATC का बेनिफिट मिलेगा। और जहां पर ये नहीं है बेनिफिट, उन सबको हम बोलते हैं, बाकी सभी के सभी म्यूचुअल फंड जो हैं वो क्या होंगे? नॉन टैक्सेबल फंड। सो नॉन टैक्सेबल फंड के अंदर बिल्कुल भी लॉक इन पीरियड नहीं है। आई थिंक क्लियर। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट कैटेगरी दैट इज फ्रॉम टैक्स सेविंग एंगल। एक दूसरी कैटेगरी हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, छोटी सी कैटेगरी है इसलिए इसको भी पहले डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ये ओपन एंडेड क्या होता है? पहले ओपन एंडेड बता दें। मीनिंग बड़ा सिंपल है। ओपन फॉर ऑल मीन्स आप कभी भी इस फंड में NAV के अकॉर्डिंग पैसा डिपॉजिट करें और आप कभी भी इस वाले फंड से अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। मीन्स कोई म्यूचुअल फंड है, उस म्यूचुअल फंड ने हर रोज की NAV डिक्लेयर होती है, तो आपने सपोज करो T0 किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर देखा कि NAV जो है 15 रुपये की है, राइट। आपको लगा कि आप 15,000 रुपये का अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो 15,000 रुपये का अमाउंट 15 रुपये के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा म्यूचुअल फंड हाउस आपको 15,000 रुपये डिवाइडेड बाय 15 रुपये के हिसाब से टोटल नंबर्स ऑफ यूनिट्स 1,000 यूनिट्स अलॉट कर देगा, राइट। अब अगले दिन 16 रुपये का रेट हुआ, अगले दिन 16 रुपये 50 पैसे का रेट हुआ, फिर जो है दोबारा 15 का रेट हुआ, फिर 14 का हुआ, फिर 16 का हुआ, 17 का हुआ एंड सो ऑन, राइट। और जब ये 20 का रेट हो गया तो आपको लगा जस्ट आफ्टर 3 मंथ्स, ये एक एग्जाम्पल है, इसको आप रियलिटी से बिल्कुल भी मैच ना करें, बस आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये ओपन एंडेड क्या होता है। आपने 1,000 यूनिट्स 15,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करके जो है परचेज की थी, और आफ्टर 3 मंथ्स आपको लगा नहीं, मुझे इस वाले फंड से हट जाना चाहिए, मुझे अपने पैसों को वापस लेना चाहिए,
राइट तो ठीक है, आप म्यूचुअल फंड हाउस को रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। रिक्वेस्ट जो है आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी की जाती है। जहां से भी आपने परचेज किया है वहां पर आपको स्विचेस दिए जाते हैं, बटन दिए जाते हैं, आप बस क्लिक करेंगे, आपकी रिक्वेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस के पास चले जाएगी। और जब अगर 20 रुपये के हिसाब से आपने जो है रिडम्पशन की रिक्वेस्ट की है, आपके पास नंबर्स ऑफ यूनिट्स कितनी थी? आपके पास नंबर्स ऑफ यूनिट्स थी 1000 और 20 रुपये का रेट चल रहा है, तो यानी कि 20,000 रुपये का अमाउंट आपका म्यूचुअल फंड हाउस आपके अकाउंट के अंदर विड्रॉ आपके अकाउंट में वापस कर देगा। मैं यहाँ पर 3 मंथ्स की बात कर रहा था, राइट तो आपके अकाउंट में 20,000 रुपये आ जाएंगे, राइट। हमेशा बढ़ेगा ऐसा नहीं है। मैंने कहा 15 रुपये का रेट चल रहा था, आने वाले समय में जो है सपोज करो ये रेट 14 का हो जाता है, आपको लगता है नहीं मुझे अब इसमें अपने पैसे को विड्रॉ करना है, तो 14 इंटू 1000 इस केस में 14,000 रुपीज़ आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। सो ओपन एंडेड स्कीम मतलब कि आप कभी भी एनी टाइम यू कैन इन्वेस्ट, यू कैन विड्रॉ, दैट इज ओपन एंडेड, राइट। सो आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, अंडर द ओपन एंडेड स्कीम वी कैन इन्वेस्ट एनी टाइम एंड वी कैन विड्रॉ एनी टाइम। मीन्स कभी भी म्यूचुअल फंड्स के आगे आपको ओपन एंडेड वर्ड यूज लिखा हुआ आ जाए तो इसका मीनिंग यही होता है, यू कैन इन्वेस्ट एनी टाइम, यू कैन विड्रॉ एनी टाइम, राइट। अब दूसरी तरह की कैटेगरी है दैट इज क्लोज्ड एंडेड। जैसे इसका नाम से इसका मीनिंग मालूम चल रहा है। इसका मीनिंग क्या है? क्लोज एंडेड का मतलब है कि हमारा म्यूचुअल फंड जो स्कीम लॉन्च कर रहा है वो स्टार्टिंग में तो लॉन्च कर रहा है। जनरली जब भी म्यूचुअल फंड हाउस कोई नया स्कीम लॉन्च करता है ना, उसको बोलता है एनएफओ, दैट इज न्यू फंड ऑफर, राइट। और जब भी नया स्कीम लॉन्च की जाती है तो वहां पर बेसिक एनएवी, सबसे बिगनिंग एनएवी रखी जाती है, दैट इज ₹10, राइट। अब 10 रुपये से हमारे म्यूचुअल फंड हाउस ने एक नया म्यूचुअल फंड जो है वो लॉन्च किया है, एनएवी रखा है दैट इज ₹10, राइट। अब इसके बाद इसके लिए उसने स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ समय दिया होगा। मीन्स एडवर्टाइजमेंट से स्टार्ट करके उसने एक डेट डिसाइड की होगी कि इस डेट से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो हम लोग कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, राइट। लेट से ये जो टाइम पीरियड है ये टाइम फ्रेम 1 मंथ का है, राइट। तो आप इस 1 मंथ के अंदर कभी भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इसके साथ साथ अगर ये क्लोज एंडेड है तो ये कुछ समय के लिए, जनरली 3 साल का समय होता है। आई एम नॉट सेइंग कि 3 साल का हमेशा समय होगा। जनरली 3 साल का समय होता है कि हमारा न्यू फंड ऑफर ये कहता है, न्यू फंड ऑफर में कहा गया है कि अब आप इस पैसे को इन 3 साल के लिए विड्रॉ नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते सर? वो इसलिए क्योंकि ये जो स्कीम है वो स्टार्टिंग भी स्कीम ऐसी है। जनरली देखा गया है लोग जो है स्टार्टिंग में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 1 महीने 2 महीने में हल्का सा भी माइनस होता है तो उनको घबराहट शुरू हो जाती है ना। तो यहाँ पर जैसे फिर पैसा बढ़ता है, अपने लेवल पे आता है तो लोग विड्रॉ कर लेते हैं। तो इससे ना तो वो कुछ कमा पाते हैं और ना तो उनको कुछ बेनिफिट होता है। तो शायद न्यू फंड ऑफर में, क्लोज एंडेड स्कीम में म्यूचुअल फंड हाउस को ये लगता होगा कि हम कुछ समय के लिए जो है इस फंड को क्लोज कर देते हैं ताकि कोई भी पर्सन अपना पैसा विड्रॉ ना करे, ताकि 3 साल का वो मार्केट में समय दे। जब तक इन्वेस्टर मार्केट को समय नहीं देगा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद, तब तक मार्केट में पैसा ग्रो होगा भी नहीं। शायद ये लॉजिक हो सकता है, इसलिए क्लोज एंडेड स्कीम जो है कुछ समय के लिए बंद कर दी जाती है, राइट। और 3 साल के बाद इन लेटर से स्टार्टिंग की एनएवी 10 रुपये की थी और 3 साल के बाद ये एनएवी हो जाती है, आई एम जस्ट टेकिंग एनी नंबर, 20 रुपीज़, पैसा डबल हो गया। हमेशा ऐसा नहीं होगा, 15 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। मैंने कहा सपोज करो 20 रुपये का एनएवी हो गया, तो अगर आपने स्टार्टिंग में लेटर से 1000 यूनिट्स परचेज की थी एट द रेट ऑफ 10, तो 3 साल के बाद 1000 यूनिट्स 20 रुपीज़ के हिसाब से आपको आपके पैसे डबल होके वापस मिल जाएंगे, अगर आप म्यूचुअल फंड हाउस में रिडम्पशन की रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। नहीं तो ये म्यूचुअल फंड जो है क्लोज एंडेड के बाद अपने आप से ओपन एंडेड बन जाते हैं। ओपन एंडेड मतलब
कि अब कोई नया पर्सन चाहे जब मर्जी एंटर करे और जब मर्जी विड्रॉ करे, जैसे कि आपके साथ अभी हम आपके साथ बात कर रहे थे इन द ओपन एंडेड। मीन्स क्लोज एंडेड स्कीम एक समय के लिए, कुछ समय के लिए तो ये क्लोज रहती है, आफ्टर दैट इट बिकम्स ओपन एंडेड। जनरली ऐसा ही होता है, राइट पर ये कंपल्सरी नहीं है। क्लोज एंडेड के बाद अगर वो चाहे तो फिर से रिडम्पशन करके ख़त्म भी कर दे, पर क्लोज एंडेड का मीनिंग ये है कि एक समय तक पैसा विड्रॉ नहीं किया जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर बताना इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि यहाँ पर कोई ये ELSS स्कीम नहीं है, क्योंकि ये कोई ELSS स्कीम नहीं है, मीन्स गवर्नमेंट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पर जब हम आपसे बात कर रहे थे ELSS के बारे में, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहा है कि अगर आप ATC की डिडक्शन लेना चाहते हैं तो 3 साल के लिए अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना होगा। मतलब ऐसा नहीं करना ना, आपने ATC के लिए 20,000 रुपये लगाए और 20,000 लगाने के बाद फाइनेंशियल क्लोज हुआ, आपने अपने पैसे विड्रॉ कर लिए। तो इससे तो हमारी गवर्नमेंट की जो इंटेंशन है कि पब्लिक जो है मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करे, ये तो पूरी ही नहीं हुई। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर 3 साल का समय रखा। अब यहाँ पर ELSS स्कीम तो नहीं है, क्लोज एंडेड के अंदर कोई भी ELSS स्कीम नहीं है। तो ये जो 3 साल का समय है, ये तो म्यूचुअल फंड हाउस ने अपनी मर्जी से जो स्कीम लॉन्च की है उस समय रखा हुआ है। तो अगर इस बीच में अगर इन्वेस्टर चाहता है कि मुझे पैसे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर विड्रॉ करने हैं तो वो कर सकता है, बट इस केस में हमारा म्यूचुअल फंड हाउस पहले से ही पेनल्टी लगा देता है कि जो भी NAV उस समय की है, NAV तो म्यूचुअल फंड हाउस बताता ही है, हर रोज डेली बताता ही है। लेट से यहाँ पर बीच में 15 रुपये का NAV चल रहा है और मुझे लगा कि 2 साल के बाद मुझे इस फंड से पैसा विड्रॉ करना है, राइट तो ऐसे केस में कुछ पेनल्टी लग जाती है। पेनल्टी इन द फॉर्म ऑफ द परसेंटेज, लेटर से 6% की पेनल्टी लग गई है, तो 15 का 6% माइनस करके जो भी रेट आएगा उस रेट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट मेरे अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा अगर मैं इस क्लोज ड्यूरेशन के अंदर पैसा विड्रॉ करता हूँ। I think clear? So open-ended means anytime invest, anytime withdraw. Close-ended means you can invest till a particular time frame, 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए टाइम दिया गया है इन्वेस्ट करने का और उसके बाद ये कुछ समय के लिए ब्लॉक हो जाएगा, राइट बीच में विड्रॉ करना है, पेनल्टी पे करो, विड्रॉ करो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दिस वाज क्लोज एंडेड। इसके अलावा एक और यहाँ पर आपको हमने लिखा है इंटरवल फंड। ये जनरली नहीं होते हैं प्रैक्टिकली, बट थियोरिटिकली होते हैं। इंटरवल फंड का मतलब है कि हमारे म्यूचुअल फंड हाउस ने T0 पर एक नया फंड लॉन्च किया एट द रेट ऑफ 10। उसके बाद समय रखा हुआ है कि 6 महीने तक तो ये क्लोज रहेगा और 6 महीने के बाद 15 दिन दिए जाएंगे, 15 डेज दिए जाएंगे। इन 15 डेज में जो भी एप्लीकेबल NAV होगी आप जो है विड्रॉ कर सकते हो। इन्वेस्टर को कहा है आप अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हो या कोई नया इन्वेस्टर है वो भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। फिर से 6 महीने के लिए बंद कर दिया गया, फिर 15 दिन रखे गए, मीन्स दैट इज इंटरवल फंड्स। जनरली प्रैक्टिकली नहीं है बट यस थियोरिटिकल है, इसलिए आपको बताया। कभी देखे, अच्छा ये 6 महीने का समय मैंने आपको एग्जांपल दिया है, 15 डेज का जो टाइम फ्रेम दिया है ये भी एग्जांपल है, मतलब कहीं ऐसा लिखा नहीं हुआ है। मीनिंग है कि कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया, फिर खोल दिया, फिर ब्लॉक कर दिया, फिर खोल दिया एंड सो राइट। सो दिस वाज बेसिकली ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। आई थिंक अब आप कभी भी कहीं पर भी ओपन एंडेड या क्लोज्ड एंडेड देखोगे तो आपको उसका मीनिंग क्लियर होगा इन टर्म्स ऑफ द म्यूचुअल फंड्स। अब हम आपके साथ बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी के बारे में, दैट इज फ्रॉम रिस्क एंगल। आप जो भी पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगाते हो तो वो या तो इक्विटी फंड्स में लगता है, या तो वो डेब्ट फंड में लगता है, या फिर बैलेंस में लगता है, राइट। अब क्या मीनिंग है ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जनरली जब हम बोलते हैं, हम कहते हैं कि हम लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विटी फंड्स, राइट।
इक्विटी फंड्स में ही जनरली हम लोग जब हम म्यूचुअल फंड बोलते हैं तो हम लोग बात करते हैं। बाकी डेट फंड भी है, बैलेंस फंड भी है एंड सो ऑन, सबका अपना अपना एक इंपॉर्टेंस है, अपनी अपनी वैल्यू है एंड सो ऑन। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि इक्विटी फंड्स को भी हमने बेसिकली और आगे बाइफरकेट किया है कि इक्विटी फंड में भी आपने सुना होगा सेक्टोरियल फंड, इंडेक्स फंड, फ्लैक्सी कैप फंड्स, मल्टी कैप फंड, राइट। और जब हम बोलते हैं मल्टी कैप फंड, बेसिकली इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन। जब तक आप मार्केट कैपिटलाइजेशन को नहीं समझ लेते तब तक ये तीनों चीज़ें समझ में आने वाली नहीं है, राइट। तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन फंड्स का मतलब क्या, मतलब ये क्या होता है, हम आपके साथ बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट दिस, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगेन, जब तक आपको नॉलेज नहीं है तब तक आप अपने पैसे को कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हो सकता है किसी के कहने पर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, मैंने कहा आपकी कैपेसिटी 10,000 रुपये महीने की है, आप उस समय किसी के कहने पर 10,000 इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तब आप इन्वेस्ट करेंगे 500 रुपये महीना, 1,000 रुपये महीना, देखने के लिए कि क्या होता है। बट ये जो गेम है ये लंबे समय का गेम है। अगर आपने अपने बहुत बहुत कीमती 20 साल 25 साल सिर्फ देखने में लगा दिए तो 25 साल के बाद आपके लाइफ में और 25 साल नहीं आने वाले, है ना। तो यहाँ पर जब तक आपको नॉलेज नहीं है तब तक इन्वेस्टमेंट करना बहुत बहुत मुश्किल है। इसलिए बहुत ज़रूरी है टाइम दें, कुछ थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। डोंट थिंक कि वीडियो लंबा हो गया है, नहीं, वीडियो लंबा हो या छोटा हो, हमें नॉलेज चाहिए। अगर आप नॉलेज लेने वाले हैं तो ही ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, अदरवाइज बेनिफिशियल नहीं है तो ठीक है, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, छोटी वीडियो देखो और खुश रहो। देयर इज नो हार्ड एंड फॉर्म। आपको नहीं कहा जा रहा है कि लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, आपको कुछ नहीं कहा जा रहा। आपको कहा जा रहा है नॉलेज लेना है तो जरूर लास्ट तक देखो, दैट्स इट। हाँ जी, इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, उससे पहले हमें आपसे बात करनी है व्हाट वी मीन बाय द मार्केट कैपिटलाइजेशन। इससे हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले अगर हम आपसे ये बात करें कि व्हाट डू मीन बाय दिस मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो यहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है दैट इज बेसिकली नंबर्स ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी आउटस्टैंडिंग इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर, इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। बड़ा सिंपल है। मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलो, इसको हम लोग मार्केट कैप भी बोलते हैं, मार्केट कैप भी बोलते हैं। That is numbers of shares outstanding into market price per share, right? For example, हमने एक छोटा सा टूल निकाल रहे हैं, screener.in, राइट। अब screener.in पर आप किसी भी कंपनी का नाम डालेगा, यू विल हैव द ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ एवरी कंपनी। रिलायंस कंपनी जनरली हर बंदा पहले बोलता है, तो रिलायंस कंपनी का हमने डाला। तो अब आप देख पा रहे हैं दैट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिखा हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में मार्केट कैप लिखा हुआ है दैट इज 1,60,000। आई थिंक विजिबल कम है थोड़ा सा, जस्ट 1 मिनट, आई विल शो यू। Yes, so you can see this 1,60,8,350. This is today's market cap. This is today's market cap. This is 16,08,350 crores, right? अब ये आया कैसे है, ये आया कैसा है? सो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि आज की डेट का जो रिलायंस कंपनी का जो मार्केट प्राइस है, वो मार्केट प्राइस क्या है। दिस इज 2378, दिस इज 2378, राइट। और इसके अलावा हम देखेंगे कि इस कंपनी के नंबर्स ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं, नंबर्स ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। कोई बात नहीं, वी विल हैव अनदर टूल।
हमने यहाँ पे लिखा रिलायंस, राइट। और इसमें कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई है, और सारी इंफॉर्मेशन में हमें क्या चाहिए, नंबर्स ऑफ शेयर, राइट। तो नंबर्स ऑफ शेयर्स के लिए हमने यहाँ पर फंडामेंटल्स पे क्लिक किया, मार्केट कैप गिवन है, राइट। और नीचे की तरफ आ गया है बेसिकली नंबर्स ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड, नंबर्स ऑफ शेयर्स इशूड, सब्सक्राइब इशूड, राइट। सो ये कितना आ गया आपके पास, दैट इज 676 CR, 676 CR। सो इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज बेसिकली मार्केट कैप ऑफ द कंपनी, राइट। एंड जब जब ये मार्केट प्राइस पर शेयर चेंज होगा ऊपर या नीचे, तब तक ये मार्केट कैपिटलाइजेशन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हर कंपनी के लिए होता है। TCS शेयर, HDFC बैंक, HDFC के अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, छोटी से छोटी कंपनी अगर BSE NSE पर लिस्टेड है, 5000 प्लस कंपनी जो हैं वो BSE NSE पर लिस्टेड है, और सभी कंपनी का कोई ना कोई मार्केट कैपिटलाइजेशन रहेगा, राइट। अब ये बताया गया दैट ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये पूरी इंडिया की कंपनीज को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। फर्स्ट इज लार्ज कैप, सेकंड इज मिड कैप एंड द थर्ड इज स्मॉल कैप। बहुत बहुत जरूरी है, चाहे आप शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करो, चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करो, यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ दीज 3, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, राइट। अब ये लार्ज कैप कंपनीज वो कंपनीज हैं जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में टॉप 100 शेयर्स में आती है। मीन्स पूरी इंडिया के जो भी कंपनीज हैं, उन कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो भी सबसे टॉप पर 100 होंगी ना, दैट इज बेसिकली लार्ज कैप। उसके बाद 101, अब पहली 100 तो लार्ज कैप में ट्रांसफर कर दिया, और 101 to 250 जो कंपनीज होंगे, दैट विल बी कवर्ड अंडर मिड कैप, राइट। और 251 ऑनवर्ड्स जितनी भी कंपनीज लिस्टेड होंगी NSE BSE पर, दैट विल बी कवर्ड अंडर स्मॉल कैप। मीन्स 5000 प्लस कंपनीज हैं, तो मिड कैप एंड लार्ज कैप जो है वो सिर्फ 350 कंपनीज हैं, राइट। अब आप कहोगे सर इससे बेनिफिट क्या, हमने कैटेगरी तो बना ली, तो इससे बेनिफिट क्या है? बेनिफिट बहुत है। आपको समझ में आएगा कि आप जब किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो आपके लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में रिस्क कितना है। हर एक टाइप की कंपनी में रिस्क जो है वो लेवल अलग अलग होता है। अगर आपके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपके पास ज़्यादा है, हाई है, तो आपको अलग तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट का तरीका अलग होना चाहिए। और इसको सीखने के लिए हमें ये लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप का जो कैटेगराइजेशन है वो समझना जरूरी है। रिस्क यहीं पर छुपा हुआ है। सुनिएगा एक बात और ये जो टॉप 100 कंपनीज हैं जिनको हम लार्ज कैप कह रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी कहा गया, एक ओवरऑल है कि इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो मोर देन इक्वल टू 20,000 होता है, मोर देन इक्वल टू 20,000। और मिड कैप कंपनीज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 5,000 से 20,000 CR के बीच में जनरली होता है, राइट। और स्मॉल कैप नो डाउट लेस देन 5,000 CR। मतलब अगर आपको किसी कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखकर ये पता लगाना है कि वो कंपनी जो है वो लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, तो आप जो है इस वाली कैटेगरी के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब लार्ज कैप जो कंपनीज हैं, इससे रिस्क का क्या मतलब है, देखिए सुनिएगा, समझिएगा। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था
कि जो ये हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ के आसपास है, राइट। सो इट्स अ बिग कंपनी और नॉट? यस, इट्स अ बिग कंपनी। अगर ये बिग कंपनीज हैं, और आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी FIIs हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, और ज़्यादातर जो पब्लिक है वो हमेशा हमेशा लार्ज कैप को पसंद करती है। तो ये मतलब जब ज़्यादातर लोग लार्ज कैप को पसंद करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा लार्ज कैप दिखाना चाहूँगा कि लार्ज कैप कंपनीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं, राइट। मैंने यहाँ पर गूगल पर डाल दिया लार्ज कैप स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन इन इंडिया, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया है moneycontrol.com पर मैंने ये निकाला, and you will find out the names and the market capitalization of this kind of the companies, and you will have on the number 1 this is Reliance Industries, TCS, HDFC Bank, Infosys, ICICI Bank। मीन्स ये वो कंपनीज हैं ये जो ओवरऑल इंडिया में काम करती हैं, बहुत बड़े पैमाने पे काम करती हैं। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी डेली लाइफ में, रूटीन में इन कंपनीज का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हमेशा रहता है। एशियन पेंट, अदानी ग्रीन, L&T, एवेन्यू सुपरमार्ट, ITC, बजाज फिनसर्व, मारुति सुजुकी, सारी की सारी वो कंपनीज हैं जो कि आप और मैं, हम सभी के सभी से रिलेट करती हैं। इनके प्रोडक्ट्स हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। बजाज ऑटो, डाबर इंडिया, कोल इंडिया, DLF शेयर्स, श्री सीमेंट, गोदरेज कंज्यूमर एंड सो ऑन, एंड दीज आर द टॉप 100 कंपनीज। और आप इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है देखेंगे, यू विल सी दिस मार्केट कैपिटलाइजेशन 16 लाख करोड़, ऑलमोस्ट 14 लाख करोड़, एंड देन 8,24,000 करोड़ HDFC बैंक एंड सो ऑन। और ये मैं बिल्कुल नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ। सबसे लास्ट में ये L&T टेक्नोलॉजीज आ रहा है जिसका मार्केट कैप 48,000 करोड़ के आसपास है। सो दीज आर द लार्ज कैप कंपनीज। और इसमें जो पैसा इन्वेस्ट किया होता है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, DII, म्यूचुअल फंड्स और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने किया होता है। तो जनरली इसमें इस 100 कंपनीज में जो लिक्विडिटी होती है वो बहुत हाई होती है। मीन्स अगर कोई एक बंदा जा रहा है पैसा छोड़कर, मतलब शेयर को बेचकर, तो दूसरा पर्सन तैयार होता है। लिक्विडिटी इज जनरली वेरी वेरी हाई। लिक्विडिटी इज वेरी वेरी हाई, राइट। और जब लिक्विडिटी हाई होती है, मतलब सोचो स्टॉक मार्केट, कोई अगर मैं कहूँ कि एक थीम किस पर चलता है, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। तो अगर बेचने वाला मार्केट में आ रहा है और लेने वाला बहुत ज़्यादा पैमाने पर मार्केट में अवेलेबल है, तो जो लिक्विडिटी अगर हाई होगी तो ऐसा होने पर जो प्राइस होगा वो डाउन नहीं होगा, या होगा तो बहुत बहुत कम होगा। आर यू गेटिंग दिस? देखो एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है जो कि बेचा भी जाता है, खरीदा भी जाता है, और खरीदने वाले भी बहुत तादाद में अवेलेबल है और बेचने वाले भी बहुत तादाद में अवेलेबल है। तो ऐसे केस के अंदर जो प्राइस मूवमेंट है, प्राइस मूवमेंट वो लो होता है, लेस होता है। आर यू गेटिंग दिस? और इसी रीज़न से जो रिस्क लेवल है, वो रिस्क लेवल ये लार्ज कैप स्टॉक के अंदर, लार्ज कैप मार्केट कैप वाले स्टॉक के अंदर रिस्क लेवल भी लो होता है। तो इसलिए अगर आपके पास, अच्छा रिस्क लेवल लो का मतलब ये नहीं कि मार्केट में का जो पूरा का, वी मेन टू से हेयर कि इन तीनों कैटेगरी में से अगर मैं कहूँ कि सबसे कम जो रिस्क है वो कहाँ पर है, दैट इज लार्ज कैप, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी हमेशा बनी रहती है, ज़्यादा रहती है। मिड कैप में भी पब्लिक जो है रहती है, और मिड कैप में भी बेसिकली इन्वेस्टर जो है वो एक्टिव रहता है, बट लार्ज कैप के कंपैरिजन में कम रहता है, राइट। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि प्राइस मूवमेंट होती है, बट मोर देन लार्ज कैप, राइट। और रिस्क इज मिड,
और अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो बहुत छोटी है 5,000 करोड़, यानी कि इसके नंबर्स और शेयर भी कम होंगे, और ऐसे केस के अंदर लिक्विडिटी जो है वो बहुत लो होती है। मींस कम लोग इसमें खरीदारी करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये वो कंपनीज हैं जो कि किसी एरिया में वर्क करती हैं या जिनका नाम कम लोगों ने सुना हुआ है। सोचो टॉप 100 एंड 150 250 कंपनीज को तो हमने अलग कर दिया। अब बाकी जितनी भी कंपनीज बच गई हैं वो छोटी छोटी कंपनीज बच गई हैं, राइट। तो वहाँ पर क्योंकि लोगों ने नाम कम सुना हुआ है, इसलिए लोग जो वहाँ पर खरीदारी और बिकवाली जो है वो कम करते हैं, तो लिक्विडिटी जो है वहाँ पर कम होती है। और लिक्विडिटी कम होने के कारण से जो प्राइस मूवमेंट है, प्राइस मूवमेंट वो बहुत ज़्यादा है। आपको होगा सर ऐसा क्यों? सर इसलिए क्योंकि खरीदने वाले अगर बहुत ज़्यादा आ गए और सप्लायर नहीं है, मार्केट प्राइस फटाक से ऊपर चला जाएगा। और अगर बेचने वाले ज़्यादा आ गए, बेचने वाले स्टॉक प्राइस को बेचने वाले ज़्यादा आ गए और खरीदार नहीं है, तो मार्केट प्राइस फटाक से नीचे आ जाएगा, बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर प्राइस का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है और इसलिए देखा गया है कि यहाँ पर जो रिस्क का लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ वेरी हाई। सो अगर आप स्मॉल कैप की बात करें, अगर आपने स्मॉल कैप का कोई शेयर परचेज किया हुआ है या फिर ऐसा म्यूचुअल फंड लिया हुआ है जो कि स्मॉल कैप से रिलेट करता है, तो जब भी मार्केट गिरती है तो स्मॉल कैप का शेयर एंड स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड हमेशा हमेशा ज़्यादा गिरता है। मीन्स अगर मार्केट 10% गिरी तो ये 20% गिरेगा, 30% गिरेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर स्टॉक, राइट। और अगर मार्केट ऊपर गई तो बायर एक्टिवेट हो जाते हैं, और जब बायर ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं तो प्राइस बहुत जल्दी ऊपर भी जाता है। तो यहाँ पर जो फ्लक्चुएशंस है प्राइस की वो बहुत हाई होती है, और प्राइस की फ्लक्चुएशन हाई होने पर जो मार्केट के होने के कारण से रिस्क लेवल भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप मार्केट से सेफ रहना चाहते हैं, मार्केट में जो है इजी मनी लेना चाहते हैं, ज़्यादा लालच नहीं है बट फिर भी आपको कुछ रिटर्न अर्न करना है, अच्छा रिटर्न अर्न करना है, तो यू हैव टू गो विद लार्ज कैप। पर अगर आप खतरों के खिलाड़ी हैं, ज़्यादा रिस्क ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं, देन गो विद स्मॉल कैप, एंड इफ यू आर इन द मिड देन मिड कैप, राइट। एंड स्मॉल कैप में नो डाउट बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर स्मॉल कैप ढूंढते हैं। राकेश झुनझुनवाला जी ने टाइटन का शेयर खरीदा। टाइटन का शेयर उनका बहुत 5 रुपये 6 रुपये का शेयर जो है 1200 रुपये हो गया। जब 1200 रुपये का 1200 क्या 2000 का शेयर हो गया। जब 6 रुपये का खरीदा था तो ये स्मॉल कैप था, फिर स्मॉल कैप से मिड कैप में आया, मिड कैप से अब वो लार्ज कैप हो गया है, राइट। बट अगर आपको एक भी ऐसा शेयर मिल जाए, पर जिंदगी निकल जाती है ऐसा शेयर ढूंढने में, और 100 में से कोई एक ही होता है जो कि आगे जाके बहुत बड़ा बन जाता है। सो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। बट म्यूचुअल फंड हाउस में इन्वेस्ट किया है तो वहाँ पर भी रिस्क लेवल है। तो अगर मार्केट अगर डाउन जाती है 10% 20% तो ये स्मॉल कैप जो है 50% 60% भी डाउन चला जाता है। सो यू हैव टू बी टेक केयर कि आप कहाँ पर कितना पैसा लगा रहे हैं। अगर आप लार्ज कैप में लगा रहे हैं तो आपके जो प्राइस की मूवमेंट है वो कम होगी, मार्केट अगर नीचे जाएगा तो आपका पैसा भी थोड़ा कम नीचे जाएगा। अगर स्मॉल कैप में जा रहे हैं तो प्राइस की मूवमेंट भी आपको ज़्यादा झेलनी पड़ेगी। मीन्स यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड योर सेल्फ, योर माइंड, कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ पर किस तरह से वर्क कर रहा है, राइट। माइंड गेम है सर, इक्विटी मार्केट इज नथिंग बट द माइंड गेम। आपका माइंड सेट होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे थे इक्विटी फंड्स के बारे में। हमने कहा कि इन्वेस्टमेंट ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे होता है। और इन्वेस्टमेंट आप देखते होंगे, आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा कि म्यूचुअल फंड जो है वो लार्ज कैप है। अब आपको हमेशा याद रहेगा, आपको पता रहेगा कि लार्ज कैप का मतलब क्या होता है। जब हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड इज ऑफ लार्ज कैप, राइट, तो लार्ज कैप का मतलब है कि ये म्यूचुअल फंड टॉप
100 कंपनीज में से ही इन्वेस्ट करेगा, इसके अलावा टॉप 100 के अलावा वो कहीं नहीं जाएगा, कहीं और इन्वेस्ट नहीं करेगा। दिस इज द म्यूचुअल फंड इज ऑफ लार्ज कैप। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आपने पक्का सुना होगा। आपने मिड कैप म्यूचुअल फंड भी सुना होगा, पक्का सुना होगा सर। और मिड कैप म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है कि यहां पर जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो 150 कंपनीज में है। लार्ज कैप को छोड़ दो, स्मॉल कैप को छोड़ दो, रिमेनिंग जो 150 कंपनीज हैं वहां पर उसमें से कुछ सिलेक्टेड कंपनीज में पैसा म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है। एंड आपने जो है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड भी सुने होंगे। और अगर स्मॉल कैप, देखो म्यूचुअल फंड तो म्यूचुअल फंड है, बट वो म्यूचुअल फंड कहाँ पर इन्वेस्ट करेगा वो म्यूचुअल फंड के नाम से ही मालूम चल जाएगा। सो व्हाई सिलेक्टिंग अ म्यूचुअल फंड, यू मस्ट नो वेयर योर मनी इज गोइंग, व्हाट इज द रिस्क इन दिस, आपको इसके बारे में पहले से पता होना चाहिए, राइट। सो जब हम बोलते हैं दैट इन्वेस्टमेंट इन द म्यूचुअल फंड बेस्ड ऑन द market capitalization, so we have basically 3 kind of the investment, that is large cap mutual fund, mid cap mutual fund and small cap mutual funds. I think clear? Yes, fine, good. After that हमने कहा इक्विटी फंड्स को हम लोग और 3 कैटेगरी में बांट दिया है। वन इज सेक्टोरियल फंड। सेक्टोरियल फंड का मतलब है कि हम एक किसी ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे हैं जो कि पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा। पर्टिकुलर सेक्टर का मतलब क्या है कि आपने कहा एक रियल एस्टेट सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर से जो कंपनीज बिलोंग करेंगी वो कौन सी होंगी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबराय रियल्टीज, इसके अलावा डीएलएफ, आपने इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट। तो यहाँ पर अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं तो वो ही हमारे इसमें जाएंगे, राइट। इसके अलावा मैंने कहा कि एक फंड है जो कि बैंकिंग फंड है। बैंकिंग फंड तो नाम से मालूम चल रहा है, बैंकिंग फंड का मतलब हुआ कि ये फंड सिर्फ और सिर्फ उन कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा जो कि बैंक से रिलेट करती है। तो चाहे वो HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, एक्सिस बैंक हो एंड SBI बैंक हो, PNB बैंक हो, XYZ, बहुत सारे नाम आपको भी मालूम है, राइट। सेक्टरियल फंड का मतलब हुआ कि ये पर्टिकुलर उस सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा जिस सेक्टर से ये बिलोंग करता है। मैंने कहा ये ऑटो फंड है, राइट। तो ऑटो वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, टाटा मोटर, मारुति एंड अशोक लेलैंड, XYZ, राइट। बट थिंग इज कि जब हम बात करते हैं सेक्टोरियल फंड की तो आपको पता होना चाहिए कि हमें कौन से सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिस्क छुपा हुआ है। तो अगर आप सेक्टर आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये सेक्टर मुझे सिलेक्ट करना है, लाइक आपने बैंकिंग सिलेक्ट कर लिया, तो अगर आपने बैंकिंग सिलेक्ट कर लिया तो यूँ आपको पता होना चाहिए कि बैंकिंग सेक्टर अब आपके इन्वेस्टमेंट करने के बाद फ्यूचर में जो है आगे ग्रो करने वाला है। मतलब आपको जो है एक एक्सपर्ट होना चाहिए कि कौन सा सेक्टर कब कहाँ पर परफॉर्म करेगा, तभी आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो सेक्टर फंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए है। बट माई हेयर क्वेश्चन इज, if you are really an expert to identify the sector कि आप आने वाले समय में कौन सा सेक्टर चलने वाला है, तो आप म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करेंगे? आप तो स्टॉक उठा लेंगे, है ना। तो जनरली आई वुड सजेस्ट कि सेक्टोरियल फंड जो हैं एक्सपर्ट्स के लिए हैं। तो अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा सा अगर आपको कोई सेक्टोरियल फंड के बारे में बताए कि यहाँ पर इन्वेस्ट करो, तो यू हैव टू बी अवेयर कि यार ये सेक्टर जो है वो बता तो रहा है, क्या वो वाकई में परफॉर्म करेगा। इफ़ यू बिलीव ऑन द एक्सपर्ट जो भी आप जिससे सलाह ले रहे हैं तो ही आप जाएं, अदरवाइज मेरी सजेशन के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड में सेक्टर में जाने से पहले 10 बार 100 बार सोचें, राइट। वेरी ग्रेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन द म्यूचुअल फंड इज द इंडेक्स फंड। जब हम बात करते हैं इंडेक्स फंड के बारे में, तो इंडेक्स शायद आपको याद होगा, हमने इसके बारे में हम आपके साथ अलग से भी बात करेंगे, पर फिर भी यहाँ पर छोटी सी बात, इंडेक्स फंड। देखो अभी फिलहाल हमने कहा हमारे पास 2 इंडेक्स हैं, लेट अस से निफ्टी, सेंसेक्स। और निफ्टी के अंदर जो टोटल कुल मिला के कंपनीज हैं वो कितनी हैं,
कुल मिला के इसमें कंपनीज हैं 50। और जो ये 50 कंपनीज हैं, ये 50 कंपनीज सिर्फ और सिर्फ किसी एक सेक्टर से रिलेट नहीं करती, ये रिलेट करती हैं आईटी से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड, इसके अलावा बाकी जितने भी सेक्टर्स मार्केट में अवेलेबल है उनका एक मिक्सचर है, राइट। मैंने यहाँ पर निफ्टी 50 कंपनीज निकाल दिया, निफ्टी 50 कंपनीज एंड सेक्टर्स। So we have something for you। देखो आपके पास अब निफ्टी 50 की कंपनीज भी हैं, साथ ही साथ उसकी इंडस्ट्री भी गिवन है। अदानी पोर्ट्स में मिसलेनियस लिखा हुआ है, एशियन पेंट से रिलेटेड है, एक्सिस बैंक बैंकिंग से रिलेटेड है, ऑटो से रिलेटेड है, बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस से रिलेटेड है, भारतीय एयरटेल टेलीकॉम से रिलेटेड है, एनर्जी सेक्टर भी है, फूड बेवरेज भी है, फार्मा, माइनिंग, फार्मा, ऑटो, टेक्सटाइल। तो इट इज़ ए बेसिकली बंच ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। सीमेंट भी है, केमिकल भी है, ऑटो भी है, फूड बेवरेज भी है एंड सो ऑन। तो 50 कंपनीज जो बनाई गई है एनएससी के द्वारा निफ्टी के अंदर, उसमें जो है डिफरेंट सेक्टर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। सो हमारे पास मार्केट में कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं जो कि इस तरह की 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो कि निफ्टी से बिलोंग करते हैं। जो निफ्टी का रिटर्न होता है वही इन म्यूचुअल फंड का भी रिटर्न होता है। और ऐसे म्यूचुअल फंड्स में जनरली एक्सपेंस रेशो भी हमेशा कम होता है एज कम्पेयर टू अदर्स, बिकॉज यहाँ पर फंड मैनेजर को अपने आप से नई सिलेक्शन नहीं करनी। यहाँ पर निफ्टी में जो कंपनीज हैं उन्हीं को ही ट्रैक करना है, उन्हीं ही कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करना है। तो अगर कोई म्यूचुअल फंड किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करते हुए बनाया जाता है तो यहाँ पर हम बोलते हैं दैट इज इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड डजंट मीन कि ये निफ्टी से ही रिलेट होगा, हो सकता है कि इंडेक्स फंड जो है वो ऑटो सेक्टर से रिलेटेड हो सकता है कि वो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड हो सकता है वो पीएसयू बैंक से रिलेटेड हो, बट जो वो सेक्टर से रिलेट होगा उस सेक्टर की सभी कंपनीज में वो इन्वेस्ट करेगा। मीन्स यहाँ पर फंड मैनेजर अपने आप से कोई नई कंपनीज सिलेक्ट नहीं करते, सभी कंपनीज में पैसा लगाते हैं एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द इंडेक्स, राइट। सो यहाँ पर हमने आपको ये बताया, हालांकि इंडेक्स से रिलेटेड हम लोग एक वीडियो और बनाएंगे। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि आपको म्यूचुअल फंड में कहाँ पर इन्वेस्ट करना है तो यू हैव टू गो विद द इंडेक्स फंड, दैट्स इट। बट दिस इज नॉट ए रिकमेंडेशन बिकॉज आई एम नॉट ए पर्सन, आई एम जस्ट गाइड, आई एम जस्ट ए वीडियो जो कि एक एजुकेशन पर्पज के लिए है। इसके बाद एक है फ्लैक्सी कैप फंड यानी कि मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड में क्या होता है या फ्लैक्सी कैप फंड में क्या होता है, आपने देखा होगा, ये भी आपने कई बार सुना होगा। फ्लैक्सी कैप फंड में म्यूचुअल फंड हाउस जो है इन तीनों के मिक्स में अपने अमाउंट को इन्वेस्ट करता है। मीन्स कुछ पैसा लार्ज कैप में, कुछ पैसा मिड कैप में, कुछ पैसा स्मॉल कैप में। तो इन तीनों का जो मिक्स बनता है दैट विल बी कवर्ड अंडर द फ्लैक्सी कैप फंड्स या मल्टी कैप फंड, राइट। सो यहाँ पर मेरा पर्पस था कि आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें, किसी भी कैटेगरी में इन्वेस्ट करें, किसी भी एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्ट करें, दैट डजंट मैटर। माय हियर एम इज टू एजुकेट यू टू नो कि भैया आप जो पैसा लगा रहे हो, जहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो, वो इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हो, आपका रिस्क जो है वो कितना है। आप वीडियो को शेयर नहीं करें, लाइक ना करें, कुछ ना करें, आप सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ले, मतलब एजुकेट हो, आपका फ्यूचर अच्छा हो, आपका एक वेल्थ अब बहुत अच्छा जनरेट हो, लंबे समय के लिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहें। यही शुभकामनाएं मेरी आपके लिए हैं। थैंक यू वेरी मच।